सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 28वीं कक्षा चलेगी आज। आप सभी का स्वागत है। अदेंगुणः सूत्र में उसके उदाहरणों की सिद्धि हम लोग कर रहे थे। उसमें पीछे देवेंद्र शब्द बनाया था। आज लेते हैं महर्षि शब्द को। वृद्धादेश में भी एक उदाहरण ऐसा लिया था हमने जिसमें री के स्थान पर वृद्धि की गई थी, जैसे कारकः। ऐसे ही अदेंगुणः सूत्र में भी एक ऐसा उदाहरण जहां री को गुण किया जाएगा, तो उसी का है ये महर्षि ही। और भी ले सकते हैं, जैसे कर्ता। कर्ता आ गया है पीछे, कर्ता पीछे आ ही चुका था, वो भी री का ही उदाहरण था। तो महर्षि ये शब्द कैसा है? समस्त। इससे आप परिचित हो चुके होंगे। समस्त, समास से युक्त। अब समस्त कहते ही ये भी निश्चय हो गया होगा कि इसमें एक से अधिक शब्द हैं, पद हैं, एक से अधिक पद हैं इसमें। क्योंकि समस्त कहते ही ये तो निश्चय हो ही जाता है कि एक पद नहीं है अब ये, क्योंकि एक पद को समस्त नहीं कह सकते। कम से कम दो अवश्य हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं वो देखना है हमें इसमें। तो हम समस्त पद को जब तोड़ते हैं, उसका विग्रह करते हैं, उस विग्रह को बोलते हैं अलौकिक विग्रह। ये शैली हमने पीछे भी अपनाई थी, देवेंद्र में भी। पहले लौकिक विग्रह और फिर अलौकिक विग्रह, दोनों प्रकार के विग्रह। तो पहले इसका करेंगे लौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह में विभक्ति साथ में, अर्थात विभक्ति सहित शब्द को बोलेंगे, दोनों को अलग अलग। इसमें जो दो शब्द हैं उनमें दोनों के आगे विभक्ति लगा करके बोलेंगे, इसे कहते हैं लौकिक विग्रह। फिर उन विभक्तियों को अलग अलग रख देंगे, मूल शब्द को अलग रख देंगे, इसे कहेंगे फिर अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह कैसे करेंगे यहां पर? तो शब्द का अर्थ, महर्षि शब्द का जो अर्थ है उसको यदि हम थोड़ा समझ लें पहले, तो विग्रह करना सरल हो जाएगा। क्या अर्थ है महर्षि शब्द का? महान ऋषि। ऐसा ऋषि जो महान है, गुणों में महान है, विद्या में, ज्ञान में महान है। अब महान ऋषि हमने जब कहा तो दो शब्द बोले हमने, महान और ऋषि। अब इसमें यह देखना है कि महान शब्द किसको कह रहा है और ऋषि किसको कह रहा है। यदि दोनों एक अधिकरण को ही बोल रहे हैं, अर्थात जिस वस्तु को ऋषि शब्द बोल रहा है उसी शब्द को महान शब्द बोल रहा है, तो ऐसे दो पदों को कहा जाता है समानाधिकरण पद। समान है अधिकरण जिनका। अधिकरण का अर्थ वाच्य, शब्द के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है वो उसका अधिकरण हो गया, आधार है वो। बिना उसके शब्द बोला ही नहीं जाएगा।
यहां अधिकरण कारक मत लेना। अभी शब्द का जो वाच्य है, शब्द वाचक होता है और उसका एक वाच्य भी होता है। तो वाच्य क्या है उसका? अधिकरण। अब दो शब्द हमने बोले, महान और ऋषि। अब दोनों का अधिकरण एक है या अलग अलग है? महान कौन है? वही मनुष्य। ऋषि कौन है? वो भी वही मनुष्य है। तो ये जो दोनों पद हैं, महान और ऋषि, ये कैसे हैं? समानाधिकरण। समान है अधिकरण जिनका, ऐसे पद हैं ये। और समान अधिकरण जो पद होते हैं उनमें विग्रह करते समय विभक्ति भी समान होगी। ठीक है। तो अब यहां हम कैसे बोलेंगे इसको? महान, महान को अलग कर दिया हमने। अब महान के आगे हम च जोड़ना है हमें। ये समास की शैली है इसकी। हम जो समास करने जा रहे हैं इसका नाम है कर्मधारय तत्पुरुष। और ये प्रथमा में ही होता है, प्रथमा व्यक्ति के ही पद आएंगे इसमें दोनों। तो च बोलते हैं, पहले शब्द के आगे च लगाते हैं, ये शैली है समास की। और दूसरे शब्द के आगे यदि पुल्लिंग शब्द है तो असौ लगा देते हैं, नपुंसक लिंग है तो अदह लगा देते हैं, स्त्रीलिंग है तब भी असौ। हमारा ये महान और ऋषि ये पुल्लिंग बनाएंगे हम, तो क्या लगाएंगे आगे? असौ। दूसरे शब्द के आगे, दूसरे शब्द के आगे भी नहीं, उससे पहले बोलेंगे, आगे नहीं, पहले। पहले के आगे तो हम च लगाएंगे और फिर अदस शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले शब्द के आगे च लगाते हैं, फिर अदस का प्रयोग करते हैं। अदस जो मूल शब्द है उसका रूप बनता है असौ। और उसका अर्थ इस तरह से लेते हैं कि वही महान है, वही ऋषि है, ये अर्थ लाना है हमें। तो महान के आगे जोड़ेंगे च। अब नकार के आगे जब च आता है तो हम ज्यादा उसमें अभी नहीं जाएंगे, संधि कैसे बनेगी इसकी एक समझ लेना है कि इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये अनुनासिक नकार के स्थान में। नकार के स्थान में तो नहीं हुआ है, नकार के स्थान में तो पहले सु आएगा, वो रू आएगा, रू का रेफ बचेगा, रेफ को विसर्ग करेंगे, विसर्ग को फिर सकार करेंगे। ये सारी प्रक्रिया होते होते तालव्य शकार बन जाएगा उसका, ऐसे। और फिर च क्या बन गया? ये महांश्च। महांश्च। अब आगे बोलेंगे असौ और फिर ऋषि। महांश्च असौ ऋषि। अर्थ क्या होगा इसका? वही महान है, वही ऋषि है, ये अर्थ, ये तात्पर्य निकलता है इससे। नहीं, कहे तो उसमें कोई बात नहीं है, वो भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ च का हमने प्रयोग किया तो चार्थे द्वंद्व के अंतर्गत नहीं आ जाता? दोनों में च वैसे नहीं है, या सब अलग से आ गया है। ये द्वंद्व समास वहां होता है जहां दो पद भिन्न भिन्न अधिकरण हो जिनका, क्योंकि इसका सूत्र अलग से आने वाला है। ये समान अधिकरण का है ये। तो यहां महांश्च असौ ऋषि ही महर्षि ही, सभी कर्मधारय समासों में ऐसे ही बनेगा। जैसे हम कोई अन्य शब्द ले लें, हमने कहा कृष्णाश्व, क्या अर्थ है? काला घोड़ा, कृष्णाश्व। तो कर्ण विग्रह कैसे करेंगे? कृष्णश्च, आगे मात्रा क्यों बोली आपने? कृष्णश्च असौ अश्वः, हो गया, ये विग्रह हो गया। वही कृष्ण है, वही अश्व है। क्या हम पीतांबर में भी ऐसे ही करेंगे कि पीतम च असौ निमान नपुंसक लिंग है, अधः, पीतम च अधः अंबरम च। वही पीला है, वही अंबर है, वही वस्त्र है, बन जाएगा पीतांबर। लेकिन वहां उसका अर्थ मनुष्य नहीं होगा।
केवल मात्र पीला कपड़ा, क्योंकि दोनों का अधिकरण समान रखना है हमें। और पीतम अंबरम यस्य यदि बोलेंगे तो अधिकरण यहां पर पीतम अंबरम तो ठीक है, पीत पीला और अंबर अंबर ही है, लेकिन यहां अन्य पदार्थ कोई और अर्थ निकल रहा है। वो किससे पता लगा? यस्य बोलने से, जिसका। बस इसने सारा खेल बिगाड़ दिया, अभी पूरा अर्थ बदल गया यस्य बोलते ही। और यहां असौ बोलते ही वही, वहां जिसका, तो जिस कोई और ही तो होगा। और यहां क्या है? वही, वही महान है, वही ऋषि है। ठीक है, ये कर्मधारय की शैली होती है। कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है, अवान्तर भेद तत्पुरुष समास का। ये तो हो गया लौकिक विग्रह। अब अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? मूल शब्द अलग, विभक्ति अलग। तो मूल शब्द यहां क्या है? महत्। और प्रत्यय कौन सा है यहां पर? महान प्रथमा के एक वचन में बनता है। प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? सु। सु आ गया। और अब इसको लिखेंगे हम, तो क्या लिखें यहां? मूल शब्द अलग, प्रत्यय अलग। कैसे लिखें? मूल शब्द नहीं पकड़ मिल रहा है इसमें। किसका रूप है ये? ऋषि। वाह भाई वाह, ऋषि नहीं है मूल शब्द। कैसे टुकड़े करने री और शी के अलग अलग? मैं ये सोच रही थी ऋषि कैसे करूं? और आगे सु हो गया बस। महत्सु, ऋषिसु, दोनों प्रथमा के हैं। ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब क्या करेंगे? इतना करने के बाद तुरंत ही समास करने वाला सूत्र आ जाता है, क्योंकि हमें समास करना है यहां। अब समास करने वाला सूत्र आएगा, तो निकालो समास करने का प्रकरण कहां पर है? दूसरे अध्याय के प्रारंभ से ही समास का प्रकरण चल पड़ता है वहां से। और उसी में आगे पहुंचते पहुंचते 60 संख्या पर सूत्र है सन महत् परम उत्तम उत्कृष्टाः पूज्य माने ही। सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्य माने ही। पीछे मैंने बताया था कि समास के प्रकरण में किस किस की अनुवृत्तियां हम लेते हैं। प्राक कडारात समासः, समास आ ही रहा है। सुबह मंत्रते परांगवत स्वरे से सुप आ रहा है। सह सुपा पूरा सूत्र आ रहा है। और यहां इस प्रकरण में तत्पुरुषः, इसके आगे है ये सूत्र। तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है, तत्पुरुष भी आ रहा है। अच्छा जी, हम जैसे यहाँ समास करने जाएंगे तो संज्ञा करनी पड़ेगी पहले? साथ साथ करेगा वो संज्ञा सूत्र, वो साथ में चल रहा है। जैसे हम अणुवुल त्रिचौ, धातु से अणुवुल और त्रिच क्या कैसे बोला? प्रत्यय आ रहा है ना? तो आ रहा है वो संज्ञा ही आ रही है, बस यूं समझ लो। नाम भी उसी क्षण। जैसे आजकल बहुत सी शादियां होती है ना, तो लगन और क्या बोलते हैं वो? लगन भी साथ में ही लगन बोलते हैं क्या? नहीं, पहले लगन होती थी प्राचीन काल में। आप सोचो 15-20 वर्ष पहले और उससे ही पहले कि 1 सप्ताह का समय होता था या 3 दिन का समय या जो भी है, उसके बाद में होती थी वो। अब साथ ही साथ सब चलता है। तो यहां पर भी प्रत्यय करते करते ही, प्रत्यय में बोल तो रहा हूं, प्रत्यय नहीं, सीधे कहो कि अणुवुल और त्रिच जो शब्द हैं ये धातु के आगे लाते लाते ही प्रत्यय भी नाम उनका वही मोहर लगाती, इनका नाम प्रत्यय भी है। ऐसे यहां पर करते करते ही जो है उनका नाम, ये जो प्रक्रिया है उसका नाम पूरे शब्द का समास भी हो जाएगा। जब धातु करना तो हमें उसकी संज्ञा करनी पड़ती है पहले। हाँ, वो पहले करनी पड़ेगी। प्रत्यय संज्ञा पहले नहीं करेंगे।
क्योंकि प्रत्यय संज्ञा प्रत्यय सूत्र आगे आगे के सूत्र में जाकर के नाम रखेगा उनका, वहीं पर पहुंच करके, वहीं पहुंच के। तो सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्य माने ही, ये शब्द सूत्र लिया हमने। इसमें पद कितने हैं? 2। सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा प्रथमा का बहुवचन हो गया, पूज्य माने ही तृतीया का बहुवचन। अब ऊपर से जो पद आ रहे हैं, सुप आ रहा है, सह सुपा आ रहा है, समासः और तत्पुरुष है, ये तो 2 आ ही रहे, इनको बाद में बोलेंगे। हमें पहले पकड़ना है सुप और सह सुपा। तो सुप में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। तो प्रथमा को तो प्रथमा के साथ जोड़ देना। कौन सा है प्रथमा का इसमें? सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा, इसके साथ प्रथमा का सुप जोड़ दिया। और पूज्य मानई में तृतीया है, उधर सहसुपा में सुपा में तृतीया है, तो पूज्य मानई के साथ सहसुपा को जोड़ दिया। ठीक है, अब करो अर्थ। अब इनका अर्थ करने से पहले सुप का अर्थ क्या है? सुबंत, ये ध्यान रखना है। तो सन महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते, इत्येते इति एते ये हैं सुबंताः, सुबंतानि पदानि, इत्येतानि, वहां भी नपुंसकलिंग कर लेंगे, पद शब्द नपुंसकलिंग में आता है। तो सन महत परमोत्तम परम, सन सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येतानि सुबंतानि पदानि। और यदि जोड़ना है तो समर्थ पद विधि समर्थ भी जोड़ सकते हैं। इत्येतानि समर्थानि सुबंतानि पदानि। सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येतानि समर्थानि सुबंतानि पदानि। अब क्या करेंगे? पूज्यमानै ही समर्थै ही सुबंतै ही सह, ये सह सुपा जुड़ गया। सुपा में तृतीया है। अब क्योंकि बहुत है, ये पूज्यमान बहुवचन है, तो सुबंतै ही एक वचन होता सुबंतेन। सुबंत का रूप कैसे लेंगे? सुबंतः सुबंतौ सुबंताः। और यहां तृतीया के बहुवचन में सुबंतै ही बालकै ही। तो सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येतानि समर्थानि सुबंतानि पदानि। पूज्यमान का अर्थ लेंगे पूज्यमान वाची, जो पूजनीय हैं, सम्मान के योग्य हैं, ऐसे जो शब्द हैं, जो सम्मान अर्थ जिनका होता है। पूज्यमान को कहने वाले शब्द पूज्यमान वाची। तो पूज्यमान वाची भी समर्थै ही सुबंतै ही सह। अब आगे क्रिया कैसे बोलते हैं इसमें? समास करने वाले सभी सूत्रों में समस्यन्ते, अगर बहुत हैं समस्यन्ते, 2 हैं तो समस्येते, 1 है तो समस्यते। समस्यते समस्येते समस्यन्ते। अब क्योंकि यहां बहुत सारे पद हैं, ये प्रथमांत, तो अर्थ हो जाएगा, क्रिया बोलेंगे समस्यन्ते। और अब हम नाम बोलेंगे समास का, तत्पुरुषश्च। अब जो आ रहा है प्राक कटारा समासः से जो समास शब्द, अब उसको बोलेंगे समासो भवति। क्या बना पूरा अर्थ? कौन बोलेगा? सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येतानि समर्थानि सुबंतानि पदानि। पदानी शब्द को बोला हमने, पद विधि, ये चल रहा है पद विधि, समर्थ पद विधि। तो सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येतानि समर्थानि सुबंतानि पदानि पूज्यमान वाचिभिः समर्थैः सुबंतैः, फिर कह सकते हैं पदैः सह समस्यन्ते। सुपा हो तो गया सुबंतैः, सुपा को अलग से क्यों बोल रहे हैं? पूज्यमान वाचिभिः समर्थैः सुबंतैः पदैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। और उसका नाम तत्पुरुष समास होता है। समझ में आ गया? बोलना संदेश द्वारा, सब कुछ सामने ही है, कहीं से रटना कुछ भी नहीं है। सत, ये न दिख रहा है, न को त बोल दो अभी। सत महत, म के कारण से न हो गया, ये सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट, हाँ, इत्येतानि
समर्थानि सुबंतानि पदानि पूज्यमान वाचिभिः हाँ समर्थैः सुबन्तैः पदैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये पूरा पूरा अर्थ है इसका, पूरा पूरा अर्थ बार बार नहीं बोला जाता है ऐसे, ये समझाने के लिए मैंने कह दिया है। पूरा अर्थ करेंगे तो ऐसे होता है ये। अब इसमें रटने का कुछ है क्या? इसके अर्थ को रटना आवश्यक है, बस केवल हमें अनुवृत्ति का पता होना चाहिए और सूत्रार्थ करने की शैली का पता। तो सूत्रार्थ करने की शैली तो बार बार करने से आ ही जाती है। अब यहां इस घटाओ सूत्र को देखो, समास करने वाले सूत्र दो पदों को लेते हैं, क्योंकि सुब की अनुवृत्ति भी आ रही है और सुपा की भी आ रही है। सुबंत का सुबंत के साथ, दो हो गए नहीं, सुबंत का सुबंत के साथ, ये भी सुबंत ये भी सुबंत है, दोनों सुबंत नहीं है। महत सु और ऋषि सु सुबंत है कि नहीं है? तो हम ऐसे बोले हैं कि सुबंत का सुबंत के साथ, या ऐसे बोले सुबंत का अर्थात महत सु के साथ सुबंत का जोड़ें, या ऋषि सु के साथ सुबंत का जोड़ें, और सुबंत के साथ ये महत सु के साथ सुबंत के साथ जोड़ें, या ऋषि सु के साथ सुबंत के साथ जोड़ें। अब ये निर्णय करना है। तो अब उसमें सूत्र देखते हैं हम कि प्रथमांत जो पद आ रहा है इसमें सूत्र में, सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा है, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? सत महत परम, महत आ गया इसमें। और देखो ये क्या है, तो हम प्रथमांत किधर जोड़ेंगे अब, इधर या इधर? ठीक है, तो या इधर बोलेंगे सुबंत के नहीं, इनको बोलेंगे सुबंत केवल। सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट, ये सुबंत। अब दूसरा इसमें क्या है? पूज्यमान। पूज्यमान हम पूजनीय किसको मान रहे हैं? महत को या ऋषि को? ऋषि को मान रहे हैं ना। ये ऋषि पूजनीय है, पूजा के योग्य है, यही तो पूजा के योग्य है। और ऋषि शब्द के साथ में अब इसका हम समास करेंगे, अर्थात सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट, ये जिसको पूजनीय महत्व से युक्त बना रहे हैं उसके साथ में इस शब्द का समास हो जाएगा। वो आगे ऋषि भी हो सकता है, अन्य कोई भी हो सकता है, बस पूजनीय हो। जैसे महापुरुष बोलते हैं नहीं, महापुरुष, अब वहां पुरुष हो गया पूजनीय, पूज्यमान जो पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य है। और ये सारे शब्द सम्मानवाचक हैं। देखो सत, सत्पुरुष बोलते हैं नहीं, महत महापुरुष है, परम परम पुरुष, परम ऋषि, परम देव है, उत्तम, ये भी अच्छे अर्थ का है। ये सारे अच्छे अर्थ वाले ही हैं जो किसी के अंदर गुणों को बताते हैं। उत्कृष्ट, इन शब्दों का समास होता है पूज्यमान के साथ। तो इस तरह से इसने किया तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष समास हुआ ये इसने नहीं बताया, इसने केवल नाम रखा है तत्पुरुष। अब जो मैंने कहा था कर्मधारय तत्पुरुष है ये, तो कर्मधारय संज्ञा करने वाला सूत्र अलग है, वो प्रथम अध्याय में है, दूसरे पाद में तत्पुरुषः, प्रथम कॉलम में तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। समान अधिकरण होता है जिनका, ऐसे पदों का यदि हम समास करेंगे, अर्थात ऐसा तत्पुरुष, क्या नाम होगा उसका? कर्मधारय। ये संज्ञा सूत्र है, तो कर्मधारय नाम भी हो गया इसका। तो दो नाम हो गए, कर्मधारय तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का विशेषण के रूप में इसको ले लेते हैं। कितना आ गया समझ में? अच्छा, अब एक चीज यहां पर और निर्णय करनी होती है। जितने भी समास आएंगे सब में, चारों प्रकार के, यानी कि अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व,
एक बात का निर्णय और करना होता है कि ये जो दो पद हैं महत और ऋषि, इसमें हम पहले कौन सा बोलें, क्योंकि ये बात ये इस सूत्र से तो निकली नहीं। मान लो हम ऐसे लिख दें इसको कि ऋषि सु इसको पहले ले आए, महत सु आगे लिख दें, ये समास तब भी करेगा। इसको तो जहां महत मिलेगा उसका, जैसे महत यहां लिख दिया हमने आगे और ऋषि लिख दिया पहले, तो वहां भी अर्थ यही तो होगा इसका कि महत का ऋषि के साथ समास होता है। पहले लिखा है हमने तो इधर ले आए हम उंगली कि महत का ऋषि के साथ समास होता है। वाक्य तो एक ही रहा ना, इधर लिखें या इधर लिखें, इसमें अंतर नहीं आया कोई भी। तो कोई कह सकता है कि इसको इधर लिखो, ऋषि महान ऐसे बोलो, महर्षि मत बोलो, क्या उत्तर देंगे हम उसको? उसका भी नियम है फिर कि पूर्व कौन सा होता है। तो सबसे पहले एक सामान्य नियम, आपने अब तक समास के सूत्र जितने देखे हैं, जैसे पीछे आया था देवेंद्र में भी, तो समास करने वाले सूत्रों में दो पद तो होते ही हैं और उनमें एक प्रथमांत पद अवश्य होता है समास करने वाले सूत्रों में। तो प्रथमांत पद जैसे यहां सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने ही, इसमें प्रथमांत पद कौन सा है? प्रथमा पद। मैंने कहा प्रथमांत, क्या बोली प्रथमा पद, क्यों बदला शब्द को? सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा है, ये प्रथमांत पद है। तो समास करने वाले सूत्रों में जो प्रथमांत पद होते हैं वो जिसको कहते हैं उसका नाम होता है उपसर्जन। ये फिर एक संज्ञा आ रही है अब, और ये उपसर्जन नाम रखने वाला सूत्र वहीं पहुंचो दूसरे प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में। अभी जो हमने कर्मधारय संज्ञा का सूत्र लगाया था, ठीक इसी के आगे प्रथमा निर्दिष्टम, अर्थ आ गया समझ में किसका? प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा विभक्ति से जो निर्दिष्ट है। कहां देखना है हमें? समासे, आगे शब्द है समासे, सप्तमी का एक वचन, वो आय आदेश होकर के यकार का लोप हो गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा सूत्र में समास, समासे कहां है? ये सप्तमी का ही है, समासे। अब समास का अर्थ क्या करेंगे यहां पर? समास में नहीं, समास करने वाले सूत्र में, समास में नहीं। समास में तो प्रथमांत ये भी है ये भी है, आप निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए समास का अर्थ क्या किया है व्याख्याकारों ने? समास विधायक सूत्र। वहां देखना है हमें प्रथमांत का पद कौन सा है, कौन सा है? हाँ, सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा, यह है प्रथमांत। इसकी होगी उपसर्जन संज्ञा। इसकी होगी का अर्थ है इन शब्दों की होगी, यानी सत शब्द की, महत शब्द की, परम उत्तम उत्कृष्ट, इन शब्दों की क्या होगी? उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये सारे समासों में लगता है सूत्र, ध्यान रखना, बहुत मुख्य सूत्र है ये, क्योंकि बिना उपसर्जन संज्ञा किए आप ये निर्णय नहीं कर पाओगे कि हम पहले किसको बोलें। यही निर्णय करेगा अब ये, उपसर्जन नाम होने पर ही निर्णय होगा कि पहले किसको बोलें। तो उपसर्जन नाम ऋषि का है या महत का है? महत का है। क्यों? क्योंकि महत समास करने वाले सूत्र में प्रथमा विभक्ति में, पहले नहीं, प्रथमा विभक्ति है ये। प्रथमा का अर्थ पहले नहीं है, यहां विभक्ति प्रथमा को किसमें है? आप देखो ना, दो पद हैं सूत्र में, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कौन सा है? सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा है, और पूज्यमाने ही तृतीया का बहुवचन है। आपने प्रथमा का अर्थ पहले ले लिया था, अभी तक पहले नहीं।
तो महत का नाम हो गया उपसर्जन। अब समास करने वाले जितने भी सूत्र हैं ये, इनमें सब में ये वो देखेंगे हम कि प्रथमांत पद कौन सा है और उसका नाम उपसर्जन रखते जाएंगे। अब उपसर्जन कहाँ बैठेगा ये निर्णय करने वाला सूत्र कहाँ आना चाहिए क्रम की दृष्टि से? जब सारे समास करने वाले सूत्र अपना कार्य कर चुके हैं तभी तो आना चाहिए। अरे अंत में ही जाके बताएगा कि भाई आप सब लोगों के लिए एक समाचार कि कौन सा, कि आपने जिस जिसमें आपके अंदर जिस जिसमें प्रथमा व्यक्ति आ रही है वो प्रथमांत पद जिस जिसको भी कह रहा है उन सब का नाम होता है उपसर्जन। ये पीछे हो चुका, घोषणा हो चुकी है, तो वह उपसर्जन पूर्व में बैठता है। तो ये सूत्र बना लो, आप सूत्र बनाओ पहले। उपसर्जनम पूर्वम, नहीं सूत्र क्रिया में, सूत्र में क्रिया नहीं आती है, मैंने कहा सूत्र बनाओ। उपसर्जनम पूर्वम बन गया सूत्र, हम भी पाणिनि के समान हो गए। और देखो ये सूत्र समास करने वाले सूत्र कहां जाकर के समाप्ति होती है इनकी, कहां तक है समास का अधिकार? 5वें अध्याय तक। ओहो, द्वितीय अध्याय का प्रथम और द्वितीय पाद दो ही तो हैं। अरे कडार कहां पर है ये? कडारा, प्राक कडारा समास सूत्र क्या कहता है? कडार तक जा रहा है समास का अधिकार। कडार कहां पर है? अंतिम सूत्र द्वितीय पाद का। लेकिन इसमें व्यवस्थापक सूत्र है ये अंत में थोड़े से। समास करने का अंतिम सूत्र कौन सा है? समास करने का अंतिम सूत्र 4 थे द्वंद्व। अब इसके आगे व्यवस्था करने वाले हैं कि कौन किधर बैठेगा। उनमें सबसे पहले व्यवस्था करने वाला सूत्र कौन सा है? दिखाई दे गया कि नहीं? बस ये सूत्र है कि जिन जिन का नाम उपसर्जन रख दिया गया है उनको इसने कह दिया पहले बैठो जा करके। हालांकि ये पहले अब भी है यहां हमने जो लिखा है, लेकिन अब इसको मोहर लग गई, अब इसको हिला नहीं सकता कोई यहां से। नहीं तो कोई कह सकता है कि ऋषि को लाओ पहले। हम महर्षि नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ऋषि महान। उसका ये उत्तर है उपसर्जनम पूर्वम। भारत देश महान तो बोलते हैं? महान भारत देश तो नहीं बोलते। भारत देश महान, हाँ, तो भारत देश महान है तो क्या बात हो गई इसमें? हम समास नहीं कर रहे हैं। समास करोगे तो फिर करना पड़ेगा आपको वही नियम। द्वीप महान बोलते हैं, महाद्वीप है? आप समास नहीं करोगे तो कह सकते हो कि ये द्वीप बहुत महान है, ये मनुष्य बहुत महान है। समास नहीं किया है हमने। ये नियम समास के हैं। समास करोगे तो आपको ये सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। चलो ये काम भी हो गया। अब समास करते ही एक कार्य और करते हैं हम, पीछे भी कई बार कर चुके हैं। समास कितने का नाम है? महत का नाम है, सु का नाम है, इसका ऋषि का नाम है, या सु का है, या पूरे का नाम है? पूरे का नाम समास है, क्योंकि तत्पुरुषस्य समास भवति, ये पूरे का ही नाम समास रख रहा है। अब पूरे का नाम समास है तो समास जिसका नाम हो जाता है उसका एक नाम और भी होता है, प्रातिपदिक। पीछे ही बताया था मैंने। वो ये भी सूत्र वहीं पर मिलेगा आपको, जहां ये उपसर्जन संज्ञा का सूत्र, कर्मधारय संज्ञा का सूत्र, वहीं पर प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र। तो दो सूत्र हैं, अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। तो कृत तद्धित समासाश्च इसने समास ये प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, कृदंत, तद्धितांत और समास की। अब इस पूरे का नाम क्या हो गया? प्रातिपदिक। ये नाम बदलते जा रहे हैं। बदलने का अर्थ पीछे वाला हट नहीं गया है, नाम बढ़ते जा रहे हैं, ये कह लो, नाम बढ़ते जा रहे हैं। और सबका अपना अपना कार्य होता है, महत्व है सबका अपना अपना अलग अलग।
तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इसकी। अब क्या होता है कि प्रातिपदिक संज्ञा होते ही प्रातिपदिक के अंतर्गत आने वाले सुप ये रहते नहीं। इसको हटाने वाला सूत्र तैयार बैठा हुआ है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में तीसरे कॉलम में। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, अंत में तीसरे कॉलम में सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, और इसमें लुक की अनुवृत्ति आ रही है तीसरे कॉलम से। ये कई बार हो चुकी है बातें, ये आपको पकड़ नहीं पा रहे अभी तक। लुक कहां से आ रहा है? ण्य क्षत्रियार्ष यतो योनि लुगणियों, तीसरे कॉलम से, वो दूसरे कॉलम से वहीं पर, और मैंने निशान भी लगवाया था उसमें। लुक वहां से चल रहा है। तो क्या कहा इसने? धातु और प्रातिपदिक के अंतर्गत सुप का लुक हो जाता है। लुक किसे कहते हैं? प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक होता है। तो कितने सुप हैं इसमें? ये दोनों हट गए। अब अगला कार्य, ये जो शब्द हैं दोनों महत और ऋषि, इनके अधिकरण भिन्न भिन्न है या एक है? एक है, दोनों का समान अधिकरण है। तो एक सूत्र अब आएगा, छठे अध्याय का तीसरा पाद निकालो और तीसरे कॉलम में 45 संख्या पर मिला। 6-3-45 देर क्यों लगती है? आन महतः समानाधिकरण जातीयो हो। आन, आन क्या है? ये आत, तकार को नकार हो जाता है जब आगे ङ न म ये आ जाए तो आत। आप सूत्र का अर्थ उसी में समझो ना, ये लिख लिख के समय नष्ट होता है। वैसे उसी में बुद्धि को लगाओ, क्योंकि वो शैली पकड़ लोगी तो ये कहीं धोखा नहीं होगा। फिर तकार को नकार हो जाता है जब आगे भी नाक से बोलने वाला वर्ण आ रहा हो। ये तो पकड़ में आ गई बात है मोटी भाषा में। नाक से बोलने वाला अनुनासिक कहते हैं व्याकरण की भाषा में। मुख नासिका वचनो, मुख और नासिका दोनों से जिसको बोलते हैं, तो ङ या ण न म ये एक से बोले जाते हैं कि दोनों से? एक से। किससे? नाक से। मुख बंद कर लो, बोलो अब ङ या ण न म, हो गया। अब नाक को बंद कर लो, अब फिर बोलो ङ या ण न म। अब भी नहीं, दोनों चाहिए। मुख नासिका वचन, दोनों का वचन है ये। तो जब अनुनासिक वर्ण आगे आता है तो तकार को, तो आन महतः, म आ गया ना आगे जी। तो इसलिए वास्तव में क्या है ये? आत। महतः, आत में प्रथमा हो गई, तपर लगा दिया है। तो आत महतः, आकार आदेश हो जाता है महत के स्थान में। महतम षष्ठी है। आत महतः, महत के स्थान में आकार हो जाता है। कब होता है? समानाधिकरण जातीय यो हो, ये सप्तमी का द्विवचन है। समानाधिकरण पद परे हो, अथवा जातीय प्रत्यय होता है एक, ये जातीयर नाम है प्रत्यय का, ये परे हो। यहां क्या परे है? एक चीज देखेंगे इसमें से, समानाधिकरण परे है, समानाधिकरण पद परे है। क्योंकि ये जो ऋषि शब्द है ये भी उसी को कह रहा है जिसको महत कह रहा है, इसलिए समानाधिकरण हो गया ये भी। तो महत शब्द के स्थान में आ आदेश हो जाता है आकार, समानाधिकरण पद परे रहते। लग रहा है सूत्र ये? नहीं। अब
तो महत के स्थान में आकार हो जाएगा। तो पूरे महत के स्थान में कर दें आकार। क्यों? क्योंकि आत आया है। तो आत का अर्थ है आकार। ये तो अवंतस्य भी गई है। जब भी कोई आदेश करते हैं तो परिभाषा बैठी हुई है प्रथम पाद में ही, प्रथम अध्याय के अलोन्त्यस्य। जब भी कोई आदेश करेंगे तो अंतिम अल के स्थान में होता है। ये नवेशंतस्य, उसका क्या अर्थ करेंगे यहां पर? क्या अर्थ करेंगे फिर उसका? महत अंत में है जिसके, उसको आकार होता है नहीं। तो अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्ट को कहा हुआ आदेश अंतिम अल के स्थान में होता है। तो अंतिम अल क्या है इसमें महत में? तकार। इसको हो गया तो क्या बन गया? मह, आ और ऋषि। ठीक है। अब ये अ और ये आ, इन दोनों के बीच में कुछ है क्या? नहीं है। तो इसलिए क्या है ये? सन्निकर्ष, निकटता। और कैसा सन्निकर्ष? अत्यंत सन्निकर्ष, परह सन्निकर्ष। तो ऐसी अवस्था का नाम क्या हो जाता है? संहिता। अब इसका नाम हो गया, किसका नाम? इस अवस्था का नाम, इस स्थिति का नाम, निकटता का नाम संहिता। प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र से पहला सूत्र, परह सन्निकर्षः संहिता। अब संहितायाम के अधिकार में पहुंच जाओ, प्रथम छठे अध्याय के प्रथम पाद में। वहां सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ, तृतीय कॉलम में नीचे की ओर। अकह सवर्णे दीर्घ। और संहितायाम कहां से आ रहा है? दूसरे कॉलम से। तो अकह सवर्णे दीर्घ, अक से उत्तर, अकहम पंचमी, अक से उत्तर। कौन सा अक है? ह में अ। सवर्ण अच परे रहते, सवर्णे अची। अची कहां से आ रहा है? इको अणची, दूसरे कॉलम में। अक से उत्तर, सवर्ण अच परे रहते। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चलता है, कई बार बोला है मैंने, ये तीसरे कॉलम में ऊपर को। पूर्व और पर, पूर्व क्या है? अ, पर क्या है? आ। पूर्व और पर दोनों के स्थान में एक आदेश होगा। कौन सा? दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ आदेश होगा। तो दोनों के स्थान में हो गया आ। क्या बन गया? महा। और ये ऋषि। अब इसी प्रकरण में रहना अभी। संहिता, अब ये आ और री की संहिता हो गई। अब इनके बीच में कुछ नहीं है, तो फिर संहितायाम का अधिकार फिर पकड़ लेंगे। पहले आ और आ की संहिता थी, अब ये आ और री, ये दोनों निकट हैं। यहां भी निकट थे, लेकिन ये काम पहले करेंगे, ये बाद में। ठीक है। अब इनकी निकटता है तो यहां भी अब सूत्र लगेगा। तो यहां सूत्र आपका ये तीसरे कॉलम में आद गुण, थोड़ा ऊपर की ओर बीच से, आद गुण। यहां भी पंचमी है आत्म, आकार से उत्तर। इसमें आत्म ये तपर है या पंचमी का एक वचन है? इनके मूल शब्द क्या है? पंचमी भी वही है, मूल भी वही है। बालकात के पूछा, बालकात में मूल शब्द क्या है? कि बालकात तो तपर नहीं है ना, तो ये अपने साथियों को भी लाएगा। तो दीर्घ अभी आ गया उसमें। तो आत का अर्थ क्या हुआ? आकार से उत्तर। ह्रस्व दीर्घ कुछ नहीं, आकार से उत्तर। क्या परे हो? एको अणची, पीछे से आ रहा है अची,
अच परे रहते। अच परे है ये, अकार से उत्तर अच परे हो तो एक पूर्व परे हो, पूर्व और पर, आ और री दोनों के स्थान में एक आदेश होगा। कौन सा? सूत्र देखो ना, आद गुण, गुण आदेश होगा। अब ये पहुंच गया सूत्र अदें गुण। इसने कहा गुण किसे कहते हैं? अ ए ओ। तो आ और री इन दोनों के स्थान में तीन उम्मीदवार आ गए। अ ए ओ आ गए तीन। अब वही छटनी का कार्य प्रारंभ होगा। अब ये जो सूत्र है उरण रपरह, क्योंकि स्थानीय अंतरतम लगाएंगे हम। अब स्थानीय अंतरतम लगाएंगे तो स्थान मिलाएंगे। अब स्थान मिलाएं तो इसका तो कंठ है, इसका मूर्धा है, और गुणों में मूर्धा वाला तो कोई भी नहीं है, कंठ वाला एक है। कौन सा? अ। तो दोनों के स्थान में अ प्राप्त होने लगा। ये तो हो नहीं सकता, औ भी नहीं, ओ भी नहीं हो सकता, आकार होने लगा दोनों के स्थान में। तो एक सूत्र आया उरण रपरह, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में। उहु अण रपरह, उहु री का षष्ठी का एक वचन, री के ऋकार के स्थान में यदि कहीं पर अण प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो आदेश के रूप में तो उसके आगे रेफ जुड़ जाता है। और ये उड़न रपरह में जो अण प्रत्याहार है ये कौन से णकार से लिया गया है? पहले वाला अयुण का णकार। तो कितने आए? तीन। यानी कि अ ई उ, ये जो तीन वर्ण हैं इनमें से कोई भी यदि ऋकार के स्थान में प्राप्त होने लगे और ये अ इसका भी ग्रहण करा लेगा, दीर्घ का भी, ह्रस्व का भी, क्योंकि अण प्रत्याहार में आ रहा है ना ये। तो ऋकार के स्थान में इनमें से कोई भी होने लगे तो उस अवस्था में उसके आगे रेफ जुड़ जाता है। अब हमारे सामने ऋकार के स्थान में और आ के स्थान में कितने प्राप्त हो रहे हैं? अ, ए और ओ, ये तीन प्राप्त हो रहे हैं। इन तीन में अण का कौन सा है? अ। इसके आगे रेफ जुड़ जाएगा ये। अब ये हो गए गुण। अब आ और री इन दोनों के स्थान में क्या क्या प्राप्त हो रहा है? अर ए ओ। अब ये प्राप्त हो रहे हैं। अब फिर देखा स्थानीय अंतरतम फिर ले आए हम। अब देखेंगे इसका स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। ओ का स्थान कंठ और ओष्ठ। आ और री में से कंठ तो मिल गया, ओष्ठ है ही नहीं, और इसका तो कुछ भी नहीं आया, इसका मूर्धा है। ए को देखा कंठ और तालु, तो आ का तो कंठ मिल गया, री का बिल्कुल नहीं मिला, और तालु एक अतिरिक्त और घुसा हुआ है उसमें। अब इसको देखा, इसका क्या है? कंठ और मूर्धा, कंठ और मूर्धा, और यहां भी देखो कंठ और मूर्धा। हो गया पूरा पूरा? ये दोनों का देखना होता है? ये दोनों को देखना होता है, आ और री का। हाँ, मतलब इन दोनों के स्थान में सबसे अधिक समानता किस में दिख रही है? इसमें। इनमें नहीं दिख रही है। ये दोनों गए काम से, ये आ जाएगा इन दोनों के स्थान में। तो आ और री की जगह हम क्या लिखेंगे? अब अर। अब देखो इधर क्या बचा? री, शी, केवल शी तो बचा, री तो इसमें आ गया ना। इधर क्या बचा? ये ह हल करके, यही तो हुआ। अब इसको मिला दो, ये रेफ यहां चढ़ जाएगा, ये अ इसमें आ जाएगा, बन गया महर्षि नहीं। अब क्या करेंगे आगे? विसर्ग लेके आएंगे ना। हाँ, तो क्या प्रारंभ कहां से करेंगे? सु आएगा। ये प्रातिपदिक है, महर्षि समास नाम है इसका, और समास कृत अधित समासाश्य पीछे लगा ही चुके हैं। ये प्रातिपदिक है, तो ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में 21 प्रत्यय आ जाएंगे, उनमें से फिर एक लाएंगे सु।
और सु को विसर्ग होकर के महर्षि। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं सु को विसर्ग कैसे होते हैं और 21 प्रत्यय में से सु कैसे रह गया अकेला। अब ये स्वयं आपको समझना है। तो ये बन गया महर्षि। तो इस तरह से आज हमने अदेय गुण के जितने उदाहरण चल रहे थे उसमें ये अंतिम उदाहरण था महर्षि। और इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं, जहां जहां भी गुण संभव है वहां सर्वत्र जितने उदाहरण बनेंगे वो सब अदेय गुण के हम कह सकते हैं। और असंख्य बन जाएंगे ऐसे शब्द जहां जहां गुण की संभावना है। तो महांश्च असौ ऋषिश्च महर्षि ही महर्षि ही महान ऋषि, ये बन गया। अब अगला सूत्र लेते हैं और हमारा तीसरा सूत्र है। अब ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र क्या है? एको गुण वृद्धि। तो सूत्र हम जब कोई लेते हैं तो किस शैली से आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले कौन सा कार्य होता है? पदच्छेद, विभक्ति, वचन, तीनों एक साथ। पद को अलग कर दिया और साथ में यह भी बता दिया कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। दूसरा कार्य क्या करते हैं फिर? समास। तीसरा कार्य अनुवृत्ति, अधिकार जो भी आ रहा है उसको देखेंगे। चौथा कार्य अर्थ। पांचवा कार्य उदाहरण कौन कौन से हैं। छठा कार्य सिद्धि करना। 6 चरण होते हैं पूरे। और ये शैली हमने वृद्धरादेश में भी अपनाई और अदेय गुणा में भी। अब ये अलग बात है कि ये इन 6 प्रकार के चरणों में कुछ सूत्रों में इनमें से 1 या 2 चरण कम भी हो सकते हैं। जैसे वृद्धरादैच, यहां अनुवृत्ति या अधिकार था किसी का तो 1 चरण कम हो गया। समास तो था उसमें आदैच में। अदेय गुण में भी क्या अनुवृत्ति या अधिकार किसी का था? नहीं था। समास यहां भी था अदेय शब्द में। तो इन दोनों में कितने कितने चरण हुए थे? 5-5। अब जो आ रहा है ये सूत्र एको गुण वृद्धि, इसमें पूरे 6 चरण आएंगे। प्रथम बार 1 चरण बढ़ रहा है अनुवृत्ति वाला, और इसमें अनुवृत्ति, वृद्धि और गुण ये दोनों आएंगे ऊपर से। अब आप कहोगे वृद्धि आएगा यदि ऊपर से, तो वृद्धि जब सांप जब चलता है, गति करता है, तो भूमि के जिस भाग पे चल रहा है क्या छोड़ता है उसको? रेंगता है ना। तो भूमि का पूरा भाग घेरेगा ही वो। और मेढक चलता है तो छोड़ छोड़ के चलता है। सर्प और मेढक है, दोनों में अंतर नहीं है। तो अनुवृत्तियां भी दोनों प्रकार की होती हैं। कुछ सांप के समान रेंगती हैं, एक भी सूत्र को नहीं छोड़ेंगी। जैसे कोई रेखा खींच रहे हैं हम, तो छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी कागज पे कोई हिस्सा। और एक ऐसा है कि यहां लिख दिया, फिर छोड़ के फिर लिख दिया, फिर लिख दिया, ऐसे निशान लगाते हैं। ऐसी भी अनुवृत्तियां होती हैं। तो ये जो वृद्धि की अनुवृत्ति आई इसमें एको गुण वृद्धि में, ये सर्प के समान है या मंडूक के समान है? सर्प के समान है तो अदेय गुण में भी आनी चाहिए थी। आपकी बुद्धि ने काम नहीं किया। अदेय गुण में तो है नहीं, तो एक को छोड़ दिया कि नहीं? इसमें गुण और वृद्धि दोनों आ रहे हैं बट इस दृष्टि से। मेरा प्रश्न अभी वृद्धि पर है, गुण पर है ही नहीं। तो वृद्धि अनुवृत्ति कैसी है? ये मंडूक के समान। अदेय गुण को छोड़ दिया इसने।
और अगले सूत्र में पहुंच गई। एको गुण वृद्धि 3 संख्या पर है, अधिक गुण 2 संख्या पर है। 2 संख्या कैसे छूट गई? मंडूक है इसलिए। और गुण का तो, गुण की तो आ ही रही है, वो तो अगला ही सूत्र है। वहां मंडूक और सर्प अभी कुछ नहीं बोलेंगे। वहां मंडूक कब बोल सकते हैं? मंडूक के समान कम से कम 1-2 सूत्र आगे हो तभी तो दोनों यहां पर आ रहे हैं। तो प्रारंभ वहीं से करेंगे, पदच्छेद विभक्ति वचन। तो एकह, मूल शब्द क्या है? एक। तो इसके रूप चलाएं तो कहां कहां बन सकता है एकह? देखो, हलंत शब्द प्रायः बता रहा हूं, सारे नहीं, हलंत शब्द जो होते हैं उनके हम जब रूप चलाते हैं तो 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां एक जैसे बनेंगे। प्रथमा का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। क्यों? क्योंकि ये जो 21 प्रत्यय हैं इनमें 4 प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें अनुबंध हटा करके अस रहता है शेष। सु औ जस, जकार को हटा दिया, क्या बचा? क्या बचा? अस। अम औट शस, शकार को हटा दिया, क्या बचा? अस। पंचमी में ngसी भ्याम भ्यस, ngसी में से ngकार हटा, इकार हटा, क्या बचा? अस। ngस ओस आम, ngस में से ngकार हटा, क्या बचा? अस। 4 स्थान हुए। और सकार को विसर्ग हो ही जाते हैं, तो क्या बचा? अह। अब ये अह को जोड़ दो हलंत शब्द के आगे। जैसे मूल शब्द क्या है यहां? इक, तो इक के आगे अह जोड़ दो, यानी आकार और विसर्ग। क्या बन गया? एकह। तो कहां कहां बनेगा ये? 4 जगह। अब प्रश्न ये, यहां हम कौन सा माने? तो यह है षष्ठी का एक वचन। तो एकह हो गया षष्ठी का एक वचन। और गुण वृद्धि, जैसे हरि के रूप चलाएं तो क्या बनेंगे? हरि हरि हरयः, मुनि मुनि मुनयः। तो वृद्धि का चलाएं तो वृद्धि वृद्धि वृद्धयः, वृद्धयः बनेगा। मति मति मतयः, स्त्रीलिंग का ही ले लो, स्त्रीलिंग के समान बनाना है तो। मुनि और हरि तो पुल्लिंग के हो गए थे, वृद्धि स्त्रीलिंग का है, तो मति मति मतयः। तो बुद्धि बुद्धि बुद्धयः। यहां क्या दिख रहा है? बुद्धि। तो कौन सा वचन लग रहा है ये? द्विवचन प्रथमा का। क्यों है द्विवचन? 2 शब्द हैं, गुण और वृद्धि, तो द्विवचन तो आना ही है। तो एकह हो गया षष्ठी का एक वचन, गुण वृद्धि प्रथमा का द्विवचन। और अनुवृत्ति हमने देख ही ली, गुण और वृद्धि इन दोनों की आ रही। लेकिन उससे पहले, अनुवृत्ति से पहले कौन सा काम करते हैं? समास। अब समास इसमें है क्या? समास की पहचान कब होती है? जिसमें एक शब्द से अधिक शब्द आ जाएं। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक। तो इन 2 पदों में जो सूत्र में आए हुए हैं, एकह और गुण वृद्धि, इन 2 पदों में क्या कोई ऐसा पद है जिसमें एक से अधिक शब्द हैं? संदेश ये है, तो समास है इसमें। आपने कैसे कहा नहीं है? क्या सोच के कहा था? अलग अलग तो है ही, एकह अलग है, गुण वृद्धि अलग है। लेकिन गुण वृद्धि में एक व्यक्ति है ना, प्रथमा का द्विवचन है ये। गुण में अलग कहां है प्रत्यय? तो 2 शब्दों को मिला के बना है गुण वृद्धि, तो समास तो होना ही है। अब प्रश्न है कि समास है कौन सा ये? तो कौन सा समास है ये? यद्यपि सरलता नहीं होती इसमें जानने की, लेकिन कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां हम जल्दी समझ जाते हैं। जहां दोनों तीनों जितने शब्द आ रहे हैं एक पद में, उसमें सबकी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है यदि, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्योंकि गुण अलग होता है
वृद्धि अलग होती है, कोई संबंध नहीं है आपस में। जैसे राम और कृष्ण, सोहन और मोहन, इनको हम जोड़े आपस में तो कौन समास कहलाएगा? द्वंद्व समास। राम कृष्णौ गच्छतः, तो ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व के मैंने दो भेद बताए थे, समाहार द्वंद्व और इतरेतर योग द्वंद्व। समाहार द्वंद्व की पहचान क्या है? कि भले ही एक से अधिक पद जोड़े गए हैं उसमें, फिर भी वचन एक आएगा उसमें। जैसे आदैच वृद्रादैच में आत को और ऐच को जोड़ा गया था, वचन एक ही रहा। अदेंग गुणा में अदेंग, अत और एंग को जोड़ा गया, वचन एक ही रहा। यहां गुण वृद्धि दो को जोड़ा गया, लेकिन वचन द्विवचन आ गया। तो ये कौन सा समास होगा? इतरेतर योग द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास करने की शैली विग्रह की कैसी होती है? च लगा करके, हर पद के आगे च लगाएंगे। जैसे गुणश्च है, गुणः च गुणश्च, और वृद्धि च वृद्धिश्च, गुणश्च वृद्धिश्च। और पदों को बोलने के बाद फिर बोलते हैं शब्द इति, गुणश्च वृद्धिश्च इति। इति के बाद सूत्र में आए बने बनाए पद को बोलते हैं। तो गुणश्च वृद्धिश्च इति, इति गुण वृद्धि। बस ये काम पूरा। अब समास का नाम बताएंगे। इतरेतर योग द्वंद्व समासः, ये समास हो गया। चलें आगे। अब अनुवृत्ति देखते हैं फिर। बहुब्री समास होता है, उसमें चा लगाना पड़ता है? नहीं, द्वंद्व समास में चा भी तो बहुब्री समास नहीं, बहुरी समास में चा नहीं लगता है। द्वंद्व समास में बोल तो ना बार बार, बस। कर्मधारय में भी लगाते हैं, लेकिन कर्मधारय में अदस शब्द और जोड़ते हैं साथ में। फिर कर्मधारय तत्पुरुष में वहां अदस का रूप और जोड़ेंगे साथ में, बीच में असौ या अदह करके, नपुंसकलिंग या पुल्लिंग में। बाकी दोनों पदों में च ये जोड़ेंगे। जैसे अभी पीछे महर्षि बनाया था, तो लेट आई है, अभी वहां कर्मधारय तत्पुरुष ही था। तो ये हो गया द्वंद्व समास। और अनुवृत्ति देख ही ली हमने, गुण और वृद्धि दोनों आ रहे हैं। अब सूत्र में भी गुण वृद्धि, अनुवृत्ति के भी गुण वृद्धि। तो ये डबल अटैक नहीं हो रहा है, एक एक से निपट नहीं मिलता है, दो दो तैयार हो गए हैं। गुण भी दो बार, वृद्धि भी दो बार। कैसे अर्थ करेंगे फिर ये? कैसे कहेंगे? एक के स्थान में गुण गुण होते हैं, वृद्धि वृद्धि, या एक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, गुण वृद्धि होते हैं। कैसे बोलें? तो ये सूत्र एक अलग शैली का है, और ये संज्ञा सूत्र नहीं है, न तो विधि सूत्र है ये। संज्ञा, पिछले दोनों सूत्र कैसे थे? संज्ञा सूत्र, नाम रखने वाले, वृद्धि और गुण। ये नाम नहीं रख रहा है कोई, ये है परिभाषा, न्यायाधीश। कहीं ऐसी असंगति है दिखाई दे रही है, जिसको दूर करने के लिए ये अपना कार्य करता है। यद्यपि पीछे प्रयोग कर चुके हैं इसका हम, चेता बनाया था वहां भी, जयति बनाया था वहां भी, कि जो सूत्र गुण करने वाले हैं या वृद्धि करने वाले हैं, विधि सूत्रों में बता रहा हूं मैं, जो सूत्र गुण या वृद्धि को करते हैं, और वहां यह न बताया जाए कि गुण या वृद्धि किस वर्ण को हो, किस अक्षर के स्थान में हो, तो वहां यह परिभाषा पहुंचती है कि जहां कुछ भी न बताया जाए गुण वृद्धि किस वर्ण के स्थान में करने हैं, तो वहां इक के स्थान में होते हैं, ये समझ लेना चाहिए। और इक है प्रत्याहार, तो कितने वर्ण लेगा ये? इक, ई, उ, री, लरी, इनके स्थान में होते हैं गुण वृद्धि।
कौन से गुण वृद्धि? जिनको करते समय ये नहीं बताया किसके स्थान में होते हैं। अब आप जरा वृद्धि का प्रकरण निकालो पहले, तब मैं बताऊंगा। 7वें अध्याय का 3रा पाद समाप्ति की ओर जो है जा रहा है, जहां कई बार हम सूत्र लगा चुके हैं वो। जैसे वृद्धि के 2 सूत्र हैं, अचोणिति और अत उपधाया। 7वें अध्याय के 3रे पाद का अंत बोल दिया है मैंने, तुरंत पहुंच जाओ वहां 4थे कॉलम में, ठीक है? क्योंकि आगे 4था पाद शुरू हो जाएगा फिर देविका शिंशपा से। तो इसमें अंत में जो सूत्र आ रहे हैं कुछ, उनमें कुछ पहले अचोणिति और अत उपधाया है, ठीक है? अब ये दोनों सूत्र वृद्धि कर रहे हैं। पहला सूत्र कह रहा है कि अजंत अंग को वृद्धि होती है। जिसके अंत में अच है उसको वृद्धि होती है, तो इसने अच का नाम बोल दिया। स्पष्ट है कि अच के स्थान में वृद्धि हो जाएगी। यहां यह लगेगी परिभाषा एको गुण वृद्धि? नहीं लगेगी, निर्णय कर दिया ना। दूसरा सूत्र आया अत उपधाया, उपधा आकार के स्थान में वृद्धि होती है, इसने भी कर दिया निर्णय, आकार के स्थान में हो गया निश्चित। यहां भी परिभाषा नहीं लगेगी। अब गुण का देखते हैं। गुण के 2 सूत्र हैं इसी प्रकरण में, ऊपर देखो थोड़ा सा। सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, और उसके ऊपर नहीं मिला? नहीं, गुण वाले प्रकरण में देखो। हाँ, गुण वाले प्रकरण पीछे को हटो थोड़ा, इसी में 4थे कॉलम में, 4थे कॉलम में मिल गया। आगे, हाँ आगे, ठीक है। तो वहां 2 सूत्र आए हुए हैं गुण करने वाले। 4थे पाद में, 4थे कॉलम में। तो सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, और दूसरा पुगंत लघुप धस्य च। ये एक सूत्र छोड़ करके आगे ये दोनों सूत्र भी गुण करने वाले हैं। अब यहां पहले देखो पुगंत लघुप धस्य च को, अर्थ पूरा नहीं समझना अभी, केवल बता दे रहा हूं क्या कहता है ये, कि ऐसा शब्द, ऐसा अंग, अंगस्य का अधिकार है ना ये, ऐसा अंग जिसकी उपधा लघु हो। उपधा कहते हैं अंतिम वर्ण से पहला वर्ण, और वो लघु होना चाहिए। लघु का अर्थ ह्रस्व, उसको गुण करता है ये। तो क्या यहां अनिश्चय है कि हम गुण किसको करें? यहां भी निश्चय हो गया, यहां भी ये परिभाषा नहीं लगेगी एको गुण वृद्धि। फिर देखा हमने सार्वधातु कार धातु कयो हो, इसमें अंगस्य का अधिकार आ रहा है, और क्या अर्थ होगा? अंग के स्थान में गुण होता है। सार्वधातुक आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते। किसको करें गुण? किसको गुण करें? अंगस्य, अंग के स्थान में। लेकिन गुण किसको करें? अंग में तो बहुत से शब्द आएंगे, बहुत से वर्ण आएंगे, हो गया ना अनिश्चय। अब ये परिभाषा पहुंच जाएगी वहां कि जहां स्थान बताया न जाए किसको करें, वहां पर इक के स्थान में गुण होता है, ये बताएगा। अब वहां अर्थ करेंगे इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। इगंतस्य और बढ़ जाएगा उसमें। अब ये इसने बढ़ा दिया एको गुण वृद्धि ने। हैं? क्यों नहीं करेगा? इगंतस्य अंगस्य कौन? इगंतंग कौन होता है? इगंतंग होता है पूरा ही अंग है। अब भी तो पूरा है। अब लगा दो अलंतस्य। अब इसको देखो, यहां पहले अर्थ क्या बना इसका, एको गुण वृद्धि का। इसको पहले हिंदी में समझते हैं अर्थ क्या है। कि गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा जहां कहा जाए। ये कहां कहा जाएगा? विधि सूत्रों में।
गुण वृद्धि करने वाले जो सूत्र हैं वहीं तो कहा जाएगा ऐसा कि गुण होता है, वृद्धि होती है, गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा जहां कहा जाए वहां पर। अब देखो हमने एक बार गुण वृद्धि बोल दिया, नहीं, गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, एक बार गुण वृद्धि आ गया, अब दोबारा फिर बोलेंगे, तभी तो 2 बार है यहां पर, एक अनुवृत्ति से और एक सूत्र में। गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा जहां कहा जाए वहां एक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। 2 बार हो गया गुण वृद्धि, नहीं, इसलिए अनुवृत्ति लानी पड़ी है। अर्थ करते समय 2 बार बोलना पड़ा। एक बार के लिए वहां बोलना पड़ा जहां विधि सूत्र में गुण वृद्धि कहा जा रहा है, एक बार निर्णय करने के लिए बोलना पड़ा कि वो गुण वृद्धि इक के स्थान में होते हैं। जैसे हमने कहा कि जो मनुष्य चोर है, जो मनुष्य चोर है, उस मनुष्य को पकड़ के लाओ, 2 बार बोलो मनुष्य। ऐसे यहां पर गुण या वृद्धि हो जाए ऐसा जहां कहा जाए वहां गुण वृद्धि इक के स्थान में होते हैं। तो अनिर्दिष्ट जहां निर्देश नहीं किया जाता है वहां ये सूत्र अपना कार्य करेगा। तो वृद्धि स्यात्, गुणः स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम। अब 3 बारी बोल सकते हैं। गुणः स्यात्, काशिका में ऐसे दिया है अर्थ, गुणः स्यात् वृद्धि स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते, नहीं तत्र इकः स्थाने भवतः। चलो बोल दो 4 बार, कोई बात नहीं, स्पष्टता के लिए बार बार बात बोली जाती है। काम 2 बार से भी चल जाएगा, लेकिन 1 बार से नहीं चलेगा। 2 बार तो कर सकते, 2 तो आवश्यक ही है। तो इस तरह से ये सूत्र, यानी कि वहां पर एकह पद पहुंच जाएगा। बस इसका कार्य है एकह पद को वहां पहुंचाना। षष्ठ्यंत एकह, षष्ठी लेकर के जाएगा ये साथ में, केवल एक नहीं, एकह जाएगा वहां। षष्ठी इसलिए कि वहां फिर अर्थ गड़बड़ हो जाएगी, षष्ठी नहीं लाएंगे तो फिर के स्थान में कैसे बोलेंगे। गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, जहां ऐसा कहा जा रहा है वहां वह वे गुण वृद्धि इक के स्थान में होते हैं। तो के स्थान में लाने के लिए, अर्थ लाने के लिए इकह को षष्ठ्यंत ही तो ले जाना पड़ेगा वहां। अच्छा जी, हम एक बार बोल कर देखें। बोलो। गुण वृद्धि इति कृत्वा यत्र विधीयते, विधीयेते बोलो ना, द्विवचन, विधीयेते। तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम। तो पहुंच गया। अब क्या करेंगे, ये पहुंच जाएगा वहां इक के स्थान में। क्या होता है, ठीक है, सूत्र गुण वृद्धि कर रहा है, मान लिया हमने, चरितार्थ हो गया गुण वृद्धि। ये सूत्र गुण वृद्धि कर रहा है, चरितार्थ हो गया गुण वृद्धि, एक गुण वृद्धि चरितार्थ हो गया। अब ये एकह पद पहुंच गया। अब इससे पूछा भाई क्यों आए, कि भाई एक के स्थान में करो। क्या करें, क्या करें एक के स्थान में। तो स्पष्टता के लिए यहां फिर दोबारा, क्योंकि देखो एक बात और ध्यान रखना है, हमने ये सारा समझ लिया है, इसलिए हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, एक बार से भी काम चल जाएगा सारा समझने के बाद। लेकिन ये ऋषि लोग जब शास्त्र बनाते हैं तो ये मंद बुद्धि वालों को भी ध्यान में रखते हैं और उत्तम बुद्धि वालों को भी ध्यान में रखते हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों की रचना होती है, क्योंकि ऋषि उदार प्रकृति के होते हैं, उन्हें सबको समझाना है। अब हम इतना समझ करके हम कह रहे हैं ठीक है एक बार में भी काम चल जाएगा। महाभाष्य में आएगी चर्चा ये बहुत सी ऐसी, महाभाष्य है ही इसीलिए। महाभाष्य एक एक पद को हटा हटा के देखता है कि देखें क्या अड़चन आ रही है, ये क्यों अनुवृत्ति लाई गई है? तो बड़ी बहस होती है वहां। हमारे आचार्य जी कहा करते थे, अजय विजयपाल जी पढ़ाते समय, महाभाष्य पढ़ाते थे कि ये पतंजलि जिस काल में भी हुए, यदि अपने काल में ये वकील बने होते तो कोई केस नहीं हार पाते। ये बहुत तेज बुद्धि है। तो ऐसे विषय महाभाष्य में आएंगे फिर आगे। तो इस तरह से एकह पद वहां पहुंच जाएगा और फिर वहां अर्थ करेंगे उसका। अब वहां अर्थ 2 प्रकार से होता है फिर, जहां एकह पद पहुंचता है कि एक
इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, क्योंकि कम षष्ठी रहेगी, इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। तो जहां भी सूत्र आएगा और वो अंगस्य के अधिकार में होंगे सारे सूत्र, गुण या वृद्धि करने वाले सूत्र अंगस्य के अधिकार में आएंगे, तो एक षष्ठी वहां पहले से बैठी हुई है अंगस्य, इधर ये एक षष्ठी और पहुंच जाएगी। तो दो तरह से वहां चलता है अर्थ, कहीं कोई सा कहीं कोई सा, जो संगत हो जाए कि अंग के इक के स्थान में और इगंत अंग के स्थान में, यानी पहले इगंत बोलें या बाद में बोलें, इस तरह से। बाद में बोलेंगे तो अंत नहीं बोलेंगे, फिर अंग के इक के स्थान में, अंगस्य एकः स्थाने, और एक को पहले बोलेंगे तो ये न विधि तदंत से तुरंत लग जाएगा, ये उसमें अंत जोड़ देगा, फिर इगंत अंग के स्थान में। अब उदाहरण में बात समझ में आएगी एक एक करके। तो इसमें उदाहरण कितने दिए हैं? मेद्यति, चेता और अच्छा जी, ये सूत्र का अर्थ करते कर्ता है। सूत्र का अर्थ करते समय हम इगंत से जोड़ेंगे। हाँ, गुण वृद्धि करने वाले सूत्र के साथ में वही जोड़ेंगे। नहीं, उस समय तो जोड़ेंगे, लेकिन ये सूत्र के अर्थ करते समय आवश्यकता है इगंत? नहीं, ये तो ये कहेगा एकः इति पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। फिर उसको खोल दिया गया अर्थ में कि तत्र एकः स्थाने गुण वृद्धि भवतः इति वेदितव्यम, ऐसा समझना चाहिए। ये समझा रहे हैं, ये उस सूत्र में ले जाकर के हमें क्या समझना चाहिए वो बता रहे हैं। ये सूत्र का तो अर्थ इतना ही है कि एकः स्यात् गुणः स्यात्, वृद्धि स्यात् गुणः स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र एकः स्थाने भवतः, बस। लेकिन वो एकः स्थाने भवतः ये बात घटेगी कहां पर? विधि सूत्र में जाकर के, अंगस्य के अधिकार में जाकर के, और वहां भी उन सूत्रों में जहां बताया नहीं गया है गुण वृद्धि किसको होते हैं, क्योंकि परिभाषा है ये, और परिभाषा झगड़े में अपने को उतारेगी। और जहां सब कुछ बिल्कुल शांत वातावरण है वहां न्यायाधीश क्यों जाएगा, वहां पुलिस क्यों जाएगी? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं। जहां गड़बड़ है वहां जाना होगा। तो इसमें उदाहरण दिए हैं 6, मेद्यति और चेता, कर्ता और जयति, मार्ष्टि, अलावीत। तो एक एक पद करके हम देखेंगे इनको आगे चल करके। आज जो इतना अभी सूत्र का अर्थ किया गया है, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछें, अभी थोड़ा समय है। जैसे आपने कहा कि ईका में हमने षष्ठी लेनी है, तो अगर हम कोई और इसमें सेट नहीं बैठता इसलिए नहीं ले रहे, इसमें रीजन क्या है कि हम षष्ठी ले रहे हैं? अन्य किसी विभक्ति को यदि मानेंगे तो अर्थ बन नहीं पाएगा। बना के देख लो। जैसे हम प्रथमा का बहुवचन ले लें, तो प्रथमा के बहुवचन में प्रथमा विभक्त्यंत कोई पद आता है किसी सूत्र में, तो हम क्या करते हैं? अर्थ करते समय भवती जोड़ देते हैं। तो एकः भवती, गुण वृद्धि भवती, वही प्रथमा है। वहां तो प्रथमा निश्चित है, यहां संदिग्ध है, तो कैसे अर्थ करेंगे? एक होता है, गुण वृद्धि होती है, क्या हुआ? कुछ नहीं। द्वितीया करते हैं तो द्वितीया का अर्थ क्या होता है? कोई क्रिया आनी चाहिए। और प्रथमा के आगे बोल रहे हैं भवती, तो भवत धातु तो कोई कर्म बनेगा नहीं इसका। और द्वितीया होती है कर्म में। एक को क्या होता है? ऐसे नहीं होता, ये भी अर्थ नहीं बनेगा। षष्ठी का अर्थ करते हैं तो एक से उत्तर गुण वृद्धि होते हैं, कहीं घटेगा ही नहीं। और उल्टा हो गया बिल्कुल, एक से उत्तर गुण वृद्धि होते हैं, कहां एक के स्थान में करना है हमें, और उल्टा। तो षष्ठी ही संगत है। और फिर दूसरी बात ये, हम कोई यहां अर्थ नया उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अब तक जो हमारे भाष्यकार टीकाकार बताते चले आ रहे हैं, परंपरा से जो व्याख्याएं चली आ रही हैं सूत्रों की, वो सब निर्णय करके ठोंक ठोंक के बजा बजा के हिला हिला के एक स्थिर कर दी गई हैं बिल्कुल।
हमें अगर उसको हिला के देखना है, ठीक है, महाभाष्य में ये कार्य चलेगा आगे, वहां देखेंगे हिला हिला के खूब, फिर वहीं पहुंचेंगे अंतिम निर्णय पर। तो अंतिम निर्णय यहां आ चुका है हमारा अर्थ का, यानी ये अर्थ जो है परीक्षण कर करके देख लिया गया है, यही अर्थ घटेगा। तो उसमें हमें कोई शंका नहीं करनी है कि ये अर्थ कैसे। ये ठीक है कि हम अन्य बात सोच सकते हैं, स्वतंत्रता है हमारी सोचने की, तो ठीक है, वो कार्य महाभाष्य में होगा। वहां खूब बुद्धि लगाना आप कि देखो महाभाष्यकार ये उत्तर दे रहा है, मैं ये उत्तर, मेरे पास ये उत्तर है इसका, तो उसका भी हम परीक्षण हो जाएगा। वहां खूब कर लेना परीक्षण बुद्धि का अपनी महाभाष्य में। यहां तो हमारा उद्देश्य क्या है प्रथम वृत्ति में, कि सूत्र समझ में आ जाए, उसका अर्थ, उदाहरण, क्या करता है सूत्र, अब उसमें ये पद क्यों पढ़ा गया, न पढ़ते तो क्या होता, ये फिर द्वितीय वृत्ति और महाभाष्य में पहुंचते हैं, फिर हम वो कार्य आगे होगा। पहले एक सामान्य कार्य, जैसे किसान खेत काटता है, फसल काटता है। अब किसान से कहा जाए अरे क्या कर रहा है, कि फसल काट रहा हूं, कि फसल काट रहा है, तुझे गेहूं चाहिए, ये पेड़ वेड़ क्यों काट रहा है सारे, ये इसमें से एक एक दाना निकाल निकाल के और इकट्ठा करता रहे, तुझे वही तो चाहिए, कि हाँ चाहिए तो मुझे वही, लेकिन प्रारंभ में सारा ही काटना पड़ता है, ऐसे ही है। अब वो दाना निकालने का कार्य कब होगा, बाद में, वो बाद में होगा। तो अभी तो मैं सारी अष्टाध्यायी एक सामान्य रूप में पकड़नी है, ये पकड़ने के बाद अब उसके पन्ने खोल खोल के देखना फिर आगे कि ये सूत्र ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। सारे गाय जो है घास खाती है तो इकट्ठी चारा जो इकट्ठा उसने भर लिया पेट में, अब धीरे धीरे फिर बाहर निकाल के मुख में जुगाली करेगी उसकी, थोड़ी थोड़ी करके। अब वही जुगाली करने लगे तो खाएगी कब बेचारी को, समय थोड़ा होता है। बंदर को देखा है नहीं, कहीं इकट्ठा सामान पड़ा मिल जाए, खाना शुरू नहीं करेगा, वो भरेगा मुख में पहले, और देखा दोनों तरफ कैसे उसके गाल हो जाते हैं भर के, फिर एकांत में बैठ करके सरका सरका के थोड़ा निकालेगा और खाता रहेगा। फिर अंदर पहुंचाएगा आमाशय में, वहां आमाशय में नहीं पहुंचाया उसने, थैली भर लिया पूरा। ऐसी व्यवस्था कर रखी है ईश्वर ने ऐसे प्राणियों के लिए, क्योंकि उन्हें पता है बंदरों कोई ढंग से तो खाने नहीं देगा कि थाली लग गई आगे, खाता रहे आराम से बैठ के। हैं नहीं, जुगाली तो नहीं कहेंगे इसके लिए, क्योंकि गाय जो घास खाती है उसमें वो तो आमाशय में पहुंचता है उसके, और फिर आकर निकालती है आमाशय। ये आमाशय में नहीं डाल रहा है, ये तो गाल में इकट्ठा कर रहा है अपना, मुख में ही इकट्ठा करता है, आमाशय में नहीं पहुंचता बंदर का। और कभी कभी मुख में भरा हुआ कहीं हिलक जाता है ना, नहीं निकल पाता है, तो उंगली करेगा ऐसे करके, ऐसे। हाँ मैंने देखा है, हम तो बंदर में रहे वहां पर, तो ऐसे करके सरकाएगा उसको, मुख में लाएगा गाल में उंगली करके, या ऐसे करके मुंह करेगा बहुत, हाथ नहीं भी लगाएगा तो उसको निकालना चाहता है, बाहर को लाना चाहता है मुख में। तो ऐसे ही है प्रथमा वृत्ति में, हम एक सामान्य रूप में सारी अष्टाध्यायी को पहले लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी बारीकी से जांच अलग होती है, वो आगे के विषय आएंगे। इसका क्रम पूरा रखेंगे या महाभाष्य तक चलता है पूरा इसका? नहीं, आप अभी जैसे क्रम चला रहे हैं तो महाभाष्य कराएंगे। हमें दो सूत्र हुए हैं, देखो तुम्हारा भाग्य कहाँ तक साथ देता है। कौन कौन कैसे कैसे अपना भाग्य लेकर के आया है, कितने नए जुड़ते हैं, कितने हटते हैं, कितने टिक पाते हैं। तो हट भी जाएंगे तो भी जुड़े हैं। चलिए इसको समाप्त करते हैं। प्रणोध्वनि। अच्छा, ये सूत्र का जो है ना, गुणः स्यात् वृद्धि स्यात् इति यत्र विधीयते, इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, विधीयते नहीं, इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, गुणः स्यात् वृद्धि स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम। यत्र गुण वृद्धि विधीयते, 3 बार बोल दो, कोई बात नहीं है अर्थ में। हाँ, एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। वो अर्थात कह के बोल सकते हो, अर्थात एकः स्थाने गुण वृद्धि भवतः इति वेदितव्यम। यानी वो वहां की बात खोल रहे हैं अब, कि जहां ये उपस्थित हो जाएगा वहां अब क्या हम समझेंगे, तो ये समझेंगे। तो एक बन जाएगा वहां पर स्थानीय, और गुण वृद्धि बनेंगे आदेश।
तो स्थानीय का निर्णय करने वाला है ये सूत्र, आदेश का नहीं। आदेश को तो स्वीकार कर रहा है कि जहां गुण वृद्धि रूपी आदेश किए जाएं वहां स्थानीय कौन बनेगा, स्थानीय का निर्णय ये कर रहा है। तो स्थानीय का निर्णय कर रहा है, इसका अर्थ है कि उन सूत्रों में स्थानीय बताया नहीं गया है, या बताया गया है तो एक अस्त व्यस्त स्थिति है, अनिश्चयात्मक, कि इसको करें कि इसको करें कि इसको करें। वहां इसने एक बिंदु डाल दिया कि इसी को करना है, एक के ही स्थान में होते हैं। चलिए, ओ